हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड पार्ट टू इसका एक शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारी डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे, कुछ फॉर्मूले को देखेंगे। इस पोर्शन में न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन होगा। डिटेल में तो हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन अब शॉर्ट रिवीजन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इसको ठीक है, सबसे पहली बात कि इसको जो हम डिनोट करते हैं वो ई से करते हैं। किससे करते हैं? ई से। और इसके बारे में लिख लीजिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ बॉडी is defined as the ratio of stress to the corresponding strain produced within the elastic limit। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना है, इसको लिखने के बाद ऑफ अ बॉडी is defined as the ratio of stress to the corresponding within the elastic limit। ये बात ठीक है, ये हो गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके लिए आपको लिखना है कैपिटल ई इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस ये हमारा क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसके भी हम लोग ने टाइप्स पढ़े थे। तो बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज थ्री टाइप्स। अब ये कौन कौन से तीन तरीके होते हैं या तीन टाइप्स के होते हैं? सबसे पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको समझते हैं। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने आपको बताया था कि इसको गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये होता क्या है, इसके बारे में डेफिनेशन भी मैंने लिखवाई थी आपको कि इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इसके लिए लिख लें, इट इज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain
और एक बात और इसमें लिखनी है इलास्टिक लिमिट वाली, विद इन द इलास्टिक लिमिट। सॉरी, ठीक है। अब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, तो ये हो गया गामा बराबर, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो आपको लिखना है गामा इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। देखिए डेफिनेशन में लिखा है ना ये चीज़, रेशियो किसका किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। तो गामा इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और इसको डिवाइड कर देना है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन से। ये हमारा आ गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में हमने आपको बताया था, तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था फोर्स अपॉन एरिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे F अपॉन ए। ठीक, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की जगह आ गया। फिर हमने आपको स्ट्रेन के बारे में भी बताया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या चीज़ होती है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ को डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल। ये हमारा आ गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसकी जगह फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पे हमें रखना है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में यहाँ पे रखना है ये एल अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। यहाँ से गामा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से गामा की वैल्यू निकल के आ जाएगी F अपॉन ए होल अपॉन डेल्टा एल अपॉन स्मॉल एल। ठीक है, यही तो होगा। अच्छा, हमें पता है कि सबसे नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई होता है सबसे ऊपर वाले से, और बीच वाला टर्म बीच वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं F इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये फॉर्म आ गया हमारा। ठीक है, और ध्यान रखें जो गामा हमने निकाला है ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल की ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम सॉलिड में इम्प्योरिटी इंक्रीज कराते जाएंगे, ठीक है, और वैसे वैसे गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज करेगी। तो ये बात हमको यहाँ पे आपको लिख के दे रहे हैं, आप इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। सॉरी, पहली बात तो ये कि गामा इज द प्रॉपर्टी of solid materials only। ये खास बात है, नोट करने लायक, ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स के लिए ही गामा की प्रॉपर्टी लगती है। और दूसरी चीज़ ये कि गामा इंक्रीजेस the value of gamma increases on mixing the impurity in solid। ये भी एक पॉइंट है कि गामा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी अगर आप जिस सॉलिड में गामा की वैल्यू निकाल लें उस सॉलिड में अगर इम्प्योरिटी मिक्स करते जाएंगे तो गामा की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक इसका खास चीज़ और आपको लिखनी है, पॉइंट में लिख लीजिएगा कि इसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू डिक्रीज करेगी अगर आप सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। गामा
will be decrease on increasing temperature of the solid, SOLID। ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ निकल के आ गया है, गामा की वैल्यू निकल के आ गई, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने आपको बता दिया। इसी के बाद हमें ध्यान रखना है, अगला टर्म जो है वो है हमारा नेक्स्ट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेकंड टॉपिक इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या चीज़ होती है? सबसे पहली बात तो इसको के से डिनोट करते हैं, यंग मॉडुलस को गामा से, इसको के से डिनोट करते हैं। ये मैक्सवेल ने डिफाइन किया था इसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है, इट वॉज फर्स्ट डिफाइंड बाय मैक्सवेल। मैक्सवेल MAXWELL, ठीक। और ये होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो इसके लिए पॉइंट लिखना है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस, वॉल्यूम stress to the volumetric strain within the elastic limit। ये चीज़ ठीक है। अब इसको हम इसका फॉर्मूला वगैरह कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप लिख लें K इक्वल्स टू माइनस वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जो है हमारा फॉर्मूला हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और के को हम लिख सकते हैं, यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी माइनस PV अपॉन डेल्टा V, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अच्छा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए हो सकती है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। It is the property for solids, liquids, तीनों के लिए काम करती है भैया, ठीक है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगली जो हमारी आती है वो आती है मॉडुलस ऑफ, इसी में देखिए मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी आता है, ठीक है।
मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। एक सेकेंड, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा के बारे में भी मैंने पढ़ाया था आपको। इसमें जो आपके मैंने क्लास में नोट्स लिखवाए थे वो भी काम आ जाएंगे। ये शॉर्ट में आपको ध्यान रखना है, ये ईटा से डिनोट करते हैं। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए आपको हमने बताया था कि ये काहे का रेशियो होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन के बीच का रेशियो जब लिया जाता है तो यही होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसमें लिख लीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस to the tangential stress to the shearing strain within the elastic limit, within the elastic limit। ये जो है हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। ठीक, अब इसको फॉर्मूले के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू टेंजेंशियल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयरिंग स्ट्रेन। ये मैं आपको बता चुका हूँ शेयरिंग स्ट्रेन क्या चीज़ होती है। शेयरिंग स्ट्रेन के बारे में थीटा करके मैंने बताया था, टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ये भी हम बता चुके हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर्स अपॉन एरिया और शेयरिंग स्ट्रेन थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, F अपॉन ए थीटा। ये हमारी क्या निकल आई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, देखिए ये स्पेशली स्ट्रेस ये हमेशा एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सॉलिड मटेरियल के लिए हो सकता है ना। लिक्विड और गैस का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इसलिए इसकी वैल्यू लिक्विड्स के लिए क्या लगती है, ज़ीरो लगने लगती है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड्स के लिए, सॉलिड्स के लिए। ठीक है, ये हमने कौन सा किया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पॉइजन रेशियो, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पॉइजन रेशियो। ये भी हमने बताया था आपको, POISSON। पॉइजन रेशियो याद आया, ठीक है। अब ये होता क्या है, इसमें याद करिए हमने बताया था स्ट्रेन और लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल दो तरह के स्ट्रेन्स लगते हैं, इन्हीं का रेशियो होता है पॉइजन रेशियो। इसके लिए लिख लीजिए, इट इज द रेशियो of lateral strain to the longitudinal strain। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख लेंगे लेटरल स्ट्रेन
लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय अब लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये भी हम लोग ने डिस्कस किए थे उस टॉपिक में। तो डेल्टा डी अपॉन डी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल, इसको अगर सही करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी ठीक है। ये जो इसकी वैल्यू है ये लाई करती है -1 और +1/2 के बीच में, -1 एंड +1/2 के बीच में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की जो है वो इसी के बीच में लाई करती है। लेकिन इसके बारे में बताया था प्रैक्टिकल वैल्यू जो इसकी है 0 और +1/2 के बीच में करती है। 0 एंड +1/2 के बीच में ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। ठीक है, ये चीज़। कंप्रेसिबिलिटी के बारे में हम लोग पहले वाले उसमें पढ़ चुके हैं कि क्या होती है कंप्रेसिबिलिटी, और भी कुछ इलास्टिक फैटीग, ये आपने पढ़ा हो इलास्टिक फैटीग, जिसमें स्ट्रेंथ का लॉस हो जाता है मटेरियल की, है ना। जब लगातार स्ट्रेन उस पर अल्टरनेट स्ट्रेन पड़ता रहता है मटेरियल के ऊपर, तो क्या होता है कि इसकी स्ट्रेंथ का लॉस होने लगता है मटेरियल की। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी तार को अगर आप लेकर के बार बार मोड़ें, थोड़ी देर बाद क्या आने लगेगा उसके अंदर, लगातार आपने क्या किया ऑल्टरनेटिंग उसके अंदर स्ट्रेन डाले, तो उसके मटेरियल में उसकी स्ट्रेंथ का लॉस उसी जगह से होने लगेगा। दैट पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक फटीग। ठीक है, एक टर्म और हमने बताया था यील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में लिख लीजिएगा कि यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम स्ट्रेस विच इट कैन सस्टेन विदाउट क्रॉसिंग द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो अब यंग मॉडुलस का बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो, इनके सारे फॉर्मूलेज आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। इनके कुछ बीच में रिलेशंस भी होते हैं, वो भी आपको मैं जल्दी से लिखवा देता हूँ ताकि ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाए। तो हेडिंग डालिएगा रिलेशन अमंग वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स कई ढेर सारे आपको इलास्टिक कांस्टेंट्स दे दिए जाएंगे, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप निकलेगा वो चीज़। ठीक, तो सबसे पहला हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो कहलाएगा नंबर 1। ये हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं गामा के यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो, इन तीनों के बीच में ऐसा कोई एक फॉर्मूला बताएं। रिलेशनशिप का मतलब होता है एक ही फॉर्मूला जिसमें ये तीनों लोग आते हों। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको लिख लेना पड़ेगा, वो है गामा इक्वल्स टू 3K 1 माइनस सिग्मा। ये चीज, ये क्या है, ये रिलेशन हो गया गामा के और सिग्मा के बीच में, यानी कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के बीच में। दूसरा एक रिलेशन हम लोगों को पढ़ना है या याद कर लीजिएगा, गामा के बीच में, ईटा के बीच में और सिग्मा के बीच में ये रिलेशनशिप क्या होगा, तो इसके लिए भी लिख लीजिए। थर्ड है आपको रिलेशनशिप लिखना है इन तीनों के बीच में रिलेशन। देखिए सारे रिलेशन अलग अलग हैं एक दूसरे से,
यानी कि सबके फॉर्मूले अलग अलग हैं, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, गामा के और ये 9 है, ठीक है। 9 अपॉन गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन के प्लस 3 अपॉन ईटा, गामा के और ईटा के बीच में एक रिलेशनशिप और होता है, वो भी लिखवा दे रहा हूँ। के ईटा और सिग्मा, के ईटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन अभी रह गया ना, गामा नहीं, के ईटा और सिग्मा के बीच में, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इनके बीच का रिलेशनशिप लिख लीजिए। इसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा की, वो होती है 3k ठीक है। ये जो चारों आपको मैंने बताए, ये बिल्कुल ध्यान से इसको कैसे भी करके तैयार करिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर भूल गए हो तो इसको लिख लीजिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ वायर। कोई वायर है, उसके पर यूनिट वॉल्यूम में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो स्मॉल यू इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये पढ़ा था हम लोगों ने, ये हो गया, ठीक। इसको गामा के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 गामा इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो हम लोगों को पता था गामा इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, यही तो होता है। यहाँ से स्ट्रेन गामा से मल्टीप्लाई हो गया, तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारी मिल गई गामा इंटू स्ट्रेन। ये गामा इंटू स्ट्रेन जो स्ट्रेस की वैल्यू आई है, ये यहाँ पे उठा के रख दी। तो जब ये यहाँ पे रखेंगे तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ इंटू स्ट्रेस की वैल्यू गामा इंटू स्ट्रेन, और उसके बाद एक और स्ट्रेन लिखा है, यहाँ से आ गई 1/2 गामा इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। ये जो चीज़ है ये आ गई, एक फॉर्मूला ये हमारा बन गया, ठीक। दोनों चीज़ हो गई। अब लोड और क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग, ये दोनों फॉर्मूले तो भैया बहुत अच्छे से आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए, न्यूमेरिकल कोई आएगा उसमें आपको हेल्प करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, इसी को स्क्रॉल अप कर दें। देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील को रबर से भी ज़्यादा इलास्टिक
साइंस ने क्यों प्रूफ किया, जबकि देखने पे तो हमें लगता है यार कि रबर ज़्यादा इलास्टिक होती है, ज़्यादा खिंच जाती है, तो आखिर साइंस ने स्टील को रबर से ज़्यादा इलास्टिक प्रूफ कैसे किया। ये चीज़ प्रूवन है कि स्टील इज़ मोर इलास्टिक देन रबर होती है। बट सवाल आता है कि आपके क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें लेनी पड़ेंगी। एक तरफ हमें लेना पड़ेगा स्टील, सॉरी STEEL, और यहाँ लेना पड़ेगा हमें रबर। ठीक, दोनों टर्म्स, दोनों हमारे पास मटेरियल है, वन इज स्टील एंड द अदर वन इज रबर। अब हमें दोनों केसेस के, ठीक है, फॉर्मेशन को हमें समझना पड़ेगा कि जब स्टील होगा तो स्टील का यंग मॉडुलस हमें वाई गामा एस मानना पड़ेगा, जबकि रबर का वाई आर या गामा आर। ठीक, मान लेते हैं कि स्टील की लेंथ और रबर के वायर की लेंथ दोनों की सेम है। ठीक, दोनों की सेम है, यानी इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, सेम लेंथ ले रहे हैं। ठीक, दोनों पे हम सेम फोर्स लगाते हैं, एफ फोर्स इस पे भी लगाते हैं, एफ फोर्स इस पे भी लगाते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक, और इन दोनों वायर्स का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो भी सेम है, इसका भी ए है, इसका भी ए है, दोनों का सेम है एरिया। लेकिन अगर दोनों के ऊपर हम सेम फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स लगाने पर उसके अंदर कुछ ना कुछ इलोंगेशन आएगा, यानी इंक्रीज इन लेंथ आएगा उस वायर के ऊपर। ठीक, तो वो इंक्रीज इन लेंथ स्टील का हो जाएगा डेल्टा एल और छोटा सा एस बना दे, जिससे ये पता चल रहा है इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टील है, जबकि इसमें डेल्टा एल और छोटा सा आर बना दे, ये रबर के लिए होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ से। अब हम जनरल अपने फॉर्मूले को ध्यान में रखें कि हमारा फॉर्मूला गामा वाला होता क्या था। तो हमने पढ़ा है कि गामा इक्वल्स टू एफ अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता था। तो हम सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते थे और एक वैल्यू निकल के आती थी क्या, गामा इक्वल्स टू एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल, ये चीज़ हमारी निकल के आई। ये जनरल फार्मूला हम लोगों ने गामा का निकाला था। अब इसी के हिसाब से अगर हम गामा एस की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी, यहाँ से हमारी निकलेगी गामा एस की वैल्यू, स्टील की वैल्यू। स्टील वाले केस में एफ क्या था, एफ तो हमारा एफ था। ठीक, एल क्या था, वो भी हमारा एल था। एरिया क्या था क्रॉस सेक्शन का, ए था। लेकिन डेल्टा एल हमारा डेल्टा एल एस था, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसी के साथ दूसरी क्वेश्चन हमारी क्या निकल के आती है जब हम रबर की लेते हैं, तो गामा आर इक्वल्स टू, गामा आर में देखें इसमें फोर्स वही था एफ जो स्टील में था, स्टैंडर्ड लेंथ ली गई थी दोनों की सेम, रबर और स्टील की, तो इसकी भी एल हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इसका भी था, लेकिन इसकी जो इंक्रीज इन लेंथ आई है वो आई एल आर, ये वाला आर बना है तो हम ये वाला आर बना देंगे। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीज़ें आपके बात समझ में आ गई। ठीक, अब ये बात बताइए कि इंक्रीज इन लेंथ किसकी होगी, रबर की इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा होती है, रबर में इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा होती है स्टील से। आप थोड़े से फोर्स में रबर को ज़्यादा फैला सकते हैं, उतने फोर्स में स्टील टच से मस भी नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि आपको डेल्टा एल आर ग्रेटर दिखेगा डेल्टा एल एस से। ये बात हम लोग क्लियरली जानते हैं कि डेल्टा एल आर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर होगा डेल्टा एल एस से, यानी इंक्रीज इन लेंथ रबर में वो ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा खिंच के आएगी, किससे, डेल्टा एल एस से, यानी स्टील से। यहाँ से ये बात क्लियर हो गई। ठीक, इसको अगर हम डिवाइड करें, इसको हम डिवाइड करें तो हमारी ये चीज़ निकल के आती है कि डेल्टा एल आर ओवर डेल्टा एल एस, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी।
या एक और इससे चीज़ क्लियर होती है कि डेल्टा एल एस अपॉन डेल्टा एल आर इज़ लेस देन 1। ये दोनों बातें हमारी निकल के आती हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, ठीक है। यानी कि अगर हम इंक्रीज इन लेंथ स्टील का डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन लेंथ रबर का लें इसका रेशियो, तो वो वैल्यू छोटी निकलेगी 1 से, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू यानी पॉइंट में आएगी 0 पॉइंट समथिंग ऐसे। जबकि वही रबर का की वैल्यू ऊपर लेंगे इंक्रीज इन लेंथ की, और स्टील की इंक्रीज इन लेंथ नीचे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ये अभी हमारे इक्वेशन में काम आने वाला है। ये जो हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस दोनों मानी थी ना, गामा एस और गामा आर वाली, अब इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर रखते हैं, सेकंड को नीचे रखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें दिखाई देगा गामा एस अपॉन गामा आर। हमने गामा एस की वैल्यू को किससे डिवाइड करना है, गामा आर की वैल्यू से डिवाइड करना है। तो हम देखें गामा एस की वैल्यू कितनी होती है, लिखी हुई है एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल एस, ये लिखी है गामा एस की वैल्यू। जबकि गामा आर की वैल्यू कितनी निकली है, एफ इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल आर, ये इसकी निकली हुई है। हमें पता है कि सबसे नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है और बीच वाली वैल्यू से होती है। तो हम इसको लिख लें, एफ इंटू एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाय एफ इंटू एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल एस। आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपस में कट जा रही हैं। क्या क्या कट रहा है, जैसे इस f से ये f कटा, l से l, a से a, केवल क्या क्या बचेगा, डेल्टा एल आर अपॉन डेल्टा एल एस बचा। अब इसको हम बहुत अच्छे से लिख लेंगे नेक्स्ट लाइन में। यहाँ पे लिखेंगे गामा एस डिवाइडेड बाय गामा आर इक्वल्स टू, क्या बच रहा है हमारे पास, डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस, ठीक है, डेल्टा एल आर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल एस। अच्छा, एक बात बताइए कि डेल्टा एल आर की वैल्यू ऊपर होती है और एल एस नीचे होता है, तो ये तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है ना। ये वैल्यू क्या आती है, ये ग्रेटर देन 1 आती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो देखिए, आपने यहाँ पे ये बात लिखी है, ये है इस जगह, ये चीज़ आपने यहाँ पे लिखी है ना कि डेल्टा एल आर ऊपर होता है, डेल्टा एल एस नीचे होता है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गामा एस अपॉन गामा आर इज इक्वल्स टू की जगह ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहाँ से ये गामा आर इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे एक्सप्रेशन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी गामा एस इज ग्रेटर देन गामा आर। अब गामा एस क्या है, ये गामा एस स्टील की इलास्टिसिटी बताता है और गामा आर रबर की इलास्टिसिटी बताता है। तो हमारी किसकी वैल्यू बड़ी निकली है, स्टील की इलास्टिक वैल्यू जो है वो बड़ी निकली है। तो इसलिए देयरफॉर यहाँ से प्रूफ हो गया कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन ये पूछा जा सकता है, और इस तरह से आप पूरे प्रूफ को करके बता सकते हैं। तो आज का वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है, इसको यहीं पे पॉज करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपनी कॉपी में जो है, जो मैंने पहले नोट्स बनवाए थे उसको देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल सेक्शन को अच्छे से देख लीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। जिनका पेपर है, आई होप कि ये रिवीजन नोट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। और मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।